नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेटा अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स मैथ्स के इंटररिलेटेड होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स। इसके अंदर अपने आप में पहला टॉपिक हमारे पास क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। यानी में मोस्टली इसके अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं, मेनली इनमें हम जितने भी आज तक हमने नंबर्स पढ़े हैं सबकी क्या होती है, डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास इसके अंदर जो टॉपिक आता है किसके ऊपर आता है, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ यानी एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर भी हमारे पास इस नंबर सिस्टम के अंदर काफी क्वेश्चंस बनते हैं जो हर एग्जाम के अंदर आते हैं और जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड वन इज अवर बोर्ड मास। बोर्ड मास या इसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन आप चाहे सैनिक का एग्जाम दो, मिलिट्री का दो, या अदर इन फ्यूचर अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये किसके पार्ट्स होते हैं, हमारे नंबर सिस्टम के ही पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, रोमन सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम भी हमारे पास जो टॉपिक होता है वो भी हमारे पास किसका पार्ट होता है, नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है। ठीक है। कई बुक्स में क्या करते हैं, कई बुक्स में इनके अलग अलग चैप्टर्स बना के दे देते हैं। चाहे तो आप इनको अलग अलग चैप्टर बना के देखेंगे पढ़ेंगे तो भी आप इनको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज ये सारे ही किसका पार्ट होते हैं, मेनली नंबर सिस्टम का ही पार्ट होते हैं। कई बुक्स में आप देखेंगे ये सारे जो टॉपिक्स हैं किसके अंदर ही आते हैं, हमारे पास नंबर सिस्टम के अंदर ही आते हैं। ठीक है। तो वन बाय वन हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, फिर एलसीएम एचसीएफ करेंगे, फिर बोर्ड मास करेंगे और फिर क्या करेंगे, रोमन नंबर सिस्टम। तो हमारा जो ये कोर्स है वो वन बाय स्टेप वेरी करेगा। पहले हम इसके क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके ऊपर रिलेटेड डेफिनेशंस पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। उसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो ये वाले टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बताऊंगा एलसीएम निकालने की, एचसीएफ निकालने की। ठीक है। उसके बाद हम बोर्ड मास के क्वेश्चंस करेंगे, इसको हम सिंप्लीफिकेशन बी टॉपिक नाम दे सकते हैं। ये वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है। तो आज हम अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं, कहां से करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से। ठीक है। पहला हमारा टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। यानी हमने आज तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं आज हम वो सबको क्लासिफाइड करते हैं, यानी कौन सा किस कैटेगरी में आता है और कैसे डिफाइंड होता है। आप देखो ये सारे ही किसके टॉपिक होते हैं, नंबर सिस्टम के। ठीक है। ये सारे ही किसके हैं, नंबर सिस्टम के। ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए, भाई हम नंबर्स के बारे में पढ़ तो रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चंस तो आप निकाल लेंगे बड़े इजी तरीके से। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज नंबर्स, व्हाट इज नंबर, व्हाट इज नंबर। या आपसे कोई पूछ ले, या आपका फादर पूछ ले, या आपकी मदर पूछ ले, आपका कोई बड़ा भाई बहन पूछ ले, तो आप सबसे पहले आप उसको क्या जवाब दोगे, वो बोलेगा व्हाट इज नंबर, नंबर बताओ, नंबर को डिफाइंड किया, इसको क्लासिफाई करके दिखाओ, या इसकी डेफिनेशन मेरे को आप बताओ। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज नंबर। आप सभी, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज नंबर, तो आप मेरे को एक सिंपल सा आंसर दे देंगे, सर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सारे नंबर्स होते हैं। ये नंबर्स तो होते हैं, ये नंबर्स के एग्जाम्पल है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, नंबर की डेफिनेशन क्या है। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है। यानी जब भी मैथमेटिशियन ने नंबर्स को लिखा होगा तो एक डेफिनेशन बना के तो लिखा होगा। ये सारे आप जो बता रहे हैं मेरे को 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये सारे क्या है, नंबर्स की एग्जाम्पल्स हैं, नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अब सबसे पहले आप ये जाने कि व्हाट इज नंबर, नंबर होता क्या है। अब देखो नंबर क्या होता है, नंबर इज ए सिंबल और नोटेशन, सिंबल ऑफ और नोटेशन whose value is fixed, whose value is always fixed, then we can call it number, then we call it numbers। हम उन्हें क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। क्या हमने इस डेफिनेशन समझा, नंबर इज ए सिंबल और नोटेशन whose value is always fixed, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है,
जिन सिंबल्स की नोटेशन की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, उन सारे नोटेशन को, उन सारे सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल भैया आप ये समझेंगे ये सिंबल और नोटेशन का मतलब क्या है। जैसे मैंने एक सिंबल लिख दिया 1, अब ये क्या है, एक पर्टिकुलर एक सिंबल है किसी चीज को लिखने का। जैसे 2 लिख दिया, 2 भी एक पर्टिकुलर एक सिंबल है। 3 लिख दिया मैंने, 3 भी एक क्या है, एक सिंबल है। 4 लिख दिया मैंने, 4 भी क्या है, अपने आप में एक सिंबल है। 5 लिख दिया, 5 भी एक अपने आप में क्या है, एक सिंबल है, एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, चाहे आप 1 को इंडिया में पढ़े, चाहे आप यूएस में पढ़े, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ेंगे, या कोई भी आदमी इसको पढ़ेगा तो इसको 1 ही पढ़ेगा, ठीक है। यानी 1 पढ़ने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, फिक्स होगी। ये जो सिंबल आया ना, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। यानी 1 को कोई 1.2 नहीं पढ़ सकता, 1 को कोई 0.08 नहीं पढ़ सकता, 1 को हमेशा कैसे पढ़ा जाएगा, 1 ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो यही इसकी डेफिनेशन को जस्टिफाई करता है। और ये क्या अपने आप में क्या एक सिंबल है। जैसे 1 का एक अलग सिंबल है, 2 का एक अलग सिंबल है, 3 का एक अलग सिंबल है, 4 का एक अलग सिंबल है। ऐसे जितने मेरे पास नंबर्स होते हैं, हर एक नंबर का अपना एक सिंबल होता है। ये नहीं है कि 2 सिंबल अपने आप में मैच कर जाएंगे, ठीक है। 2 सिंबल जो मैच करेंगे वो उनका कॉम्बिनेशन होता है, ना कि सेम होते हैं वो, ठीक है। और अपने आप में एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वो, ठीक है। तो द सिंबल number is a symbol or notation whose value is always fixed, then we can call it numbers, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आप मैथ में हमेशा पढ़ते हैं वो क्या होती है, वेरिएबल। उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएबल। अब वेरिएबल देख लो क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट, वेरिएबल इज ए सिंबल, इट इज ए सिंबल or notation whose value is varying, whose value is not fixed or varying, then we can call it variable. The symbol, it is a symbol or notation whose value is not fixed, then we can call it variable. वेरिएबल अपने आप में क्या होता है, एक सिंबल और नोटेशन होता है जिसकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती। उस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने मैथ्स में हर पेज पे आपने देखा होगा, एक तो आपको दिखता है एक्स, कॉमनली एक्स यूज करते हैं, या फिर एक वाई लिख दिया मैंने, या फिर जेड, कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो इन एक्स, वाई और जेड को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एक्स को, वाई को, जेड को, अप टू सोन, कोई भी जैसे कई, जैसे आप 11-12 में पढ़ेंगे तो वहां सिंबल टी भी यूज होता है, ठीक है, अप टू सोन। ये सारे ही मेरे पास क्या है, वेरिएबल है, सारे बेटा मेरे पास क्या है, वेरिएबल, ठीक है। अब देखो वेरिएबल होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया x, ठीक है। अब इसको वेरिएबल कैसे कह रहा हूं मैं, जैसे x की वैल्यू, कोई स्टूडेंट मेरे को बोलेगा सर x की वैल्यू आप 0 पुट करो, ठीक है। अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट करा तो मेरे को रिजल्ट क्या मिला, 0। तो मेरे को रिजल्ट क्या मिला बेटा, 0। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू आपको 1 बोलूं, 1 पुट कर दो, तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 मिलेगा, ठीक है। यानी मेरे को क्या समझ आ रहा है इस चीज से, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू वेरी कराता जा रहा हूं, x की वैल्यू वेरी यानी चेंज, वेरी का मतलब होता है वेरिंग, वेरिंग का मतलब क्या होता है, चेंज। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज कराता जा रहा हूं, मेरे पास रिजल्ट हमेशा डिफरेंट आते जा रहे हैं, रिजल्ट फिक्स नहीं है, यानी रिजल्ट हमेशा चेंज हो रहे हैं। जैसे 0 पुट किया तो रिजल्ट मेरे को 0 मिला, 1 पुट किया तो मेरे को रिजल्ट क्या मिला, 1, 2 पुट किया तो मेरे को क्या मिला, रिजल्ट 2। यानी रिजल्ट हमेशा x की वैल्यू चेंज करने पर, या y की वैल्यू चेंज करने पर, या z की वैल्यू चेंज करने पर, या t की वैल्यू चेंज करने पर हमेशा अलग मिल रहा है ना, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है। ये मेनली क्या है, 2 डेफिनेशंस हैं जो हमेशा बार बार यूज होती हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जनरल लाइफ में भी पूछ लेते हैं, कई बार एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, एक बेसिक नंबर्स का और वेरिएबल के बीच में मैंने क्या बताया, एक डिफरेंस बताया, उसकी डेफिनेशन बताई, ठीक है। अब मेनली हमारे पास जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके अंदर हमारे पास जो नंबर सिस्टम होता है ना, नंबर सिस्टम, अब उस टॉपिक की तरफ हम आ रहे हैं। अब देखो नंबर सिस्टम मेनली हमारे पास 2 टाइप्स का नंबर सिस्टम था। मैथमेटिशियन ने जब नंबर सिस्टम को इजाद किया, यानी जब इसको पढ़ना चाहा किसी एग्जाम के लिए, तो हमारे पास 2 टाइप्स के नंबर सिस्टम थे। हमारे पास पहला क्या था, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। एक हमारे पास क्या था, डेसिमल नंबर सिस्टम था। एक हमारे पास क्या था, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है।
ये हो सकता है ये बाइनरी वाला आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं है, बाकी एक आपको इंट्रोडक्शन यानी एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए भाई इसका मतलब क्या होता है और ये कहाँ यूज होता है, ठीक है। अब देखो डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में तो हम पढ़ेंगे। अब डेसिमल का मतलब क्या होता है, डेसी का मतलब होता है 10। जिस नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास 10 डिजिट्स हो, 10 डिजिट्स होने का मतलब क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होता है बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ऐसा नंबर सिस्टम जो 10 डिजिट से मिलकर बना है, ऐसा नंबर सिस्टम जो 10 डिजिट से मिलकर बना है उस नंबर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। इसको कहने का मतलब भी यही था जिसके अंदर 10 डिजिट्स आई, तो इसलिए हमने इसको क्या बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके बारे में और हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, पहले अब एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। अब देखो बाइनरी नंबर सिस्टम दिख रहा है आपको नाम से, जिस नंबर सिस्टम के अंदर हमेशा सिर्फ 2 ही डिजिट्स हो, जिस नंबर सिस्टम में ओनली 2 डिजिट्स हो, हमारे पास क्या हो सिर्फ 2 डिजिट्स, और वो 2 डिजिट्स क्या होंगे हमेशा 0 और 1, 0 और 1। अब 0 और 1 कहने का मतलब क्या है, अब ये यूज कहाँ होता है, सबसे पहला तो आपको क्वेश्चन यही आना चाहिए सर ये यूज कहाँ होता है। अब देखो जैसे हम सारे आजकल लैपटॉप कीपैड वगैरह जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं तो उसके अंदर आपने कीबोर्ड देखा होगा, सबने कीबोर्ड देखा है। अब जो कीबोर्ड के अंदर जो कीज होती हैं वो सारी किसके ऊपर बेस्ड होती हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर होती है। यानी हमारा इसके अंदर जैसे आपके फोन में एक मदरबोर्ड होती है, ऐसे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है, उसके अंदर भी मदरबोर्ड लगी होती है, तो वो इन डिजिट्स को कैसे रीड करता है, यानी कंप्यूटर जो हम उसको इनपुट देते हैं, जैसे हमने प्रेस कर दिया 1, तो कंप्यूटर कभी भी उसको 1 नहीं पढ़ेगा, 1 को 0 और 1 की फॉर्मेट में तोड़ के पढ़ेगा। फॉर एग्जांपल 1 को उसने तोड़ दिया 0 1 0 0 1 0 0 1, ये फिक्स होते हैं, हो सकता है ये गलत है, बस मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं। जैसे 1 है, इसका एक पर्टिकुलर कोड होता है और वो कोड किसकी फॉर्म में होता है, ओनली 0 और 1 की फॉर्म में ही होता है, ठीक है। उसका और अदर कोई डिजिट्स यूज नहीं करते उसके अंदर। जैसे 2 का हो गया 1 1 2 का हो गया होगा जैसे 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1, ठीक है। जैसे 2 को उसने कैसे रीड किया 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 और 1, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब भी मैंने किसी कंप्यूटर के अंदर 1 पुट किया या 2 पुट किया तो कंप्यूटर उसको 0 और 1 के फॉर्मेट में तोड़ के पढ़ता है, ना कि उसको डायरेक्ट पढ़ लेता है। जैसे हमने 1 पुट किया तो कंप्यूटर उसको 1 नहीं समझता, उसको क्या कर रहा है, क्या करता है 0 और 1 की फॉर्म में तोड़ के पढ़ता है, ठीक है। ये मेनली कहाँ यूज होते हैं, ये फिजिक्स के अंदर ज्यादा यूज होते हैं। आप कभी आप हायर लेवल डिग्रीज करेंगे, जैसे आप बीएससी में जाएंगे या फिर एमएससी करेंगे पर्टिकुलर फिजिक्स से, तो वहां पर पर्टिकुलर टॉपिक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम का, उसमें हम इसके एल्गोरिथम बनाते हैं, कैसे यूज होता है, कैसे कंप्यूटर में इसको डालना है, ठीक है। वो सारी चीजें हाई लेवल की चीजें। बाकी मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया भैया, आप कभी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये भी नंबर सिस्टम ही लिखा जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम, तो कभी आप ये कंफ्यूजन ना हो सर ने नंबर सिस्टम तो सिर्फ डेसिमल ही बताया था, पर ये बाइनरी भी होता है, ठीक है। वो हायर लेवल कोडिंग के लिए यूज होता है। ये कहाँ यूज होता है, मेनली कोडिंग में यूज होता है, ठीक है। खैर वो हमारे मैथ का पार्ट नहीं है, हम मेनली किसके ऊपर फोकस करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम के ऊपर, ठीक है। अब हम डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। जो डेसिमल नंबर सिस्टम 0 और 9 के बीच में बना होता है उस नंबर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखो आपके मन में सर ये क्वेश्चन आया होगा कि सर 9 के बाद भी तो नंबर्स होते हैं, जैसे 9 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 12 आता है, 13 आता है, अप टू सो ऑन। जैसे 11 आया, 9 के बाद 10 आया, इसके बाद 11 आया, 12 आया, 13 आया, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। नंबर तो इन्फिनिटी तक होते हैं, तो सर आपने इनको इंक्लूड क्यों नहीं किया। मैंने इसको इंक्लूड इसलिए नहीं किया बेटा, क्योंकि देखो 9 के बाद हमेशा क्या आता है 10। अब देखो 10 के अंदर 1 भी 1 है, 10 किससे मिलकर बना है, 10 1 से मिलकर बना है और 0 से मिलकर बना है। 0 और 1 ऑलरेडी इसके अंदर आ चुके हैं इसके अंदर। इसके बाद देखो 1 और 1, 11 में 1 आया है, 1 का 2 बार यूज है, यानी कहने का मतलब क्या है 1 इसे 9 के बाद जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं सारे ही इन नंबर्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद जितने भी नंबर्स होते हैं बेटा सारे ही नंबर्स इन डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने होते हैं। इसलिए ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है अपने आप में एक कंप्लीट नंबर सिस्टम है, ठीक है। ये नंबर सिस्टम किसी भी नंबर को जनरेट कर सकता है, चाहे वो 1000 हो,
चाहे वो 10,000 हो, चाहे 1 लाख हो, या 1 करोड़ हो, या 10 करोड़ हो, ठीक है। सारे इन नंबर्स के रिपीटेशन से ही मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। और आपके मैथ का सिलेबस का पार्ट जो है वो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब इस डेसिमल नंबर सिस्टम को और ब्रीफली हम पढ़ते हैं, ठीक है। इतना आपने शायद नोट कर लिया होगा, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, हम इसको क्लासिफाई और करते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, जैसे हमारे पास क्या था, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखो डेसिमल नंबर सिस्टम में भी 2 टाइप्स के नंबर्स हमारे पास आए। पहले तो क्या थे, मैथमेटिशियन के सामने 2 टाइप्स के नंबर्स आए। पहले नंबर्स को क्या बोला गया, रियल नंबर्स। और दूसरे हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर्स को क्या बोलते हैं बेटा, इमेजिनरी नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर या हायर लेवल की आप बुक्स पढ़ेंगे, जैसे आप +1 +2 की या BSc MSc की बुक्स पढ़ेंगे, तो इमेजिनरी नंबर्स नाम बोल के क्या बोलते हैं, एक नाम और होता है इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास 11th चैप्टर के अंदर इसका एक पूरा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। आप चाहे तो वहां से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, नहीं तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में मेनली किसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, रियल नंबर्स के ऊपर आते हैं, ठीक है बेटा। आप देखो इसको क्या हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो सबसे पहले तो ये है इमेजिनरी नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है और इसको का मतलब क्या होता है। देखो इमेजिनरी नंबर्स तो है वो हमेशा A+ में आयोटा B की फॉर्म में लिखे जाते हैं। इमेजिनरी नंबर्स हमेशा A+ में आयोटा B की फॉर्म में लिखे जाते हैं। वेयर A belongs to real part and B belongs to imaginary part, where B belongs to imaginary part। यानी हमारे पास जो A जो होता है वो किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से, रियल पार्ट से, और B जो बिलोंग करता है वो किससे बिलोंग करता है, इमेजिनरी पार्ट से बिलोंग करता है। अब ये जो आपको बीच में सिंबल दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आयोटा। इसको क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ए नंबर्स इन विच वी हैव रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास रियल पार्ट भी होता है और क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। इसका एक एग्जांपल भी हो सकता है, जैसे मैं एग्जांपल लिख दिया 1 + 2 आयोटा, ठीक है। 1 + 2 आयोटा, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल है। जैसे A की वैल्यू यहां पर क्या है, हमारे पास 1 है, B की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। तो ये हमारे पास क्या है, A = 1, यानी ये हमारे पास क्या है, रियल वैल्यू, और ये B वाली जो है इसके साथ ये क्या है, इमेजिनरी वैल्यू, और ये हमारे पास क्या है, रियल वैल्यू, ठीक है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखे जाते हैं, A+ आयोटा B की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर A इज अवर रियल पार्ट एंड आयोटा B इज अवर कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है। इन नंबर्स को हम ब्रीफली आगे हायर स्टडीज में पढ़ते हैं। मेनली इनका यूज क्यों किया, आप देखो इमेजिनरी नंबर्स हैं, नाम से पता चल रहा है ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। मेनली इन नंबर्स को क्यों डिजाइन किया गया, मेनली जो हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उनको इजी करने के लिए, उन कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए किसको बनाया गया था, हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स को, ठीक है। इसके बारे में एक वीडियो मैं अलग से कभी बनाऊंगा, भाई ये कहां से आए और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। फिलहाल हम अपने टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं, रियल नंबर, ठीक है। मेनली एक आइडिया, मैंने एक रफ आइडिया दे दिया भाई क्या होता है इमेजिनरी नंबर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है। अब रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। जितने भी हमने आज तक रियल नंबर यानी जो नंबर्स वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं, यानी जितने नंबर्स आपने कभी देखे हैं या पढ़े हैं, चाहे वो कैसा भी नंबर हो, सारे ही हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर। सारे नंबर हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर्स। अब देखो बेटा रियल नंबर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, यानी रियल नंबर्स को भी। अब देखो एक मैं आपको है ना सभी नंबर्स का एक चार्ट बनवाने जा रहा हूं। इस चार्ट को आप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इससे हम हर एक नंबर को क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी वो किस कैटेगरी के नंबर अंदर से आया और वो कहां से आया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसको अपने कॉपी के अंदर जरूर बना लें, ठीक है। अब देखो रियल नंबर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। पहले हमारे पास क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। पहले हमारे पास क्या होता है, रेशनल नंबर्स, और दूसरे हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर्स। पहले हमारे पास क्या होता है बेटा, रेशनल नंबर्स, और दूसरे हमारे पास क्या होता है,
इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखो वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स, इसकी डेफिनेशन भी आ सकते हैं एग्जाम में। जैसे आपको इसकी डेफिनेशन के बाद कोई एक नंबर दे देगा, बोल देगा क्या ये रेशनल नंबर है या फिर नहीं, तो आपको उसको टिक करना है ए बी सी डी में से कौन सा रेशनल नंबर है या फिर कौन सा रेशनल नंबर है। तो ये आप कैसे कर पाएंगे, जब आपको इसकी डेफिनेशन का पता होगा। अगर मान लेते किसी बच्चे को इसकी डेफिनेशन का ही नहीं पता तो वो एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ सकता है। ठीक है, अब और एग्जाम के अंदर आपको ये बात और पता होनी चाहिए, हर एक नंबर जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक नंबर के पीछे 100 रैंक्स 200 रैंक्स आराम से निकल जाती हैं। ठीक है, तो अपने को ना हर एक टॉपिक को बड़े आराम से और बड़े सलीके से पढ़ना है। ठीक है, अब देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी रेशनल नंबर की डेफिनेशन, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में। अब देखो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच इज रिटन, the number which is written in the form of p by q where q is not equals to 0, then we call it रेशनल नंबर्स। जो नंबर्स p बाय q की फॉर्म में लिखे होते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, उन सारे ही नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। जो नंबर्स p बाय q की फॉर्म में लिखे होते हैं और वेयर q इज नॉट, यानी नीचे वाला पार्ट जो है, यानी इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमरेटर। इसको क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर। यानी हमारे पास डेनोमिनेटर वाला जो नंबर है ना, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। डेनोमिनेटर वाला नंबर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो एक कंडीशन होती है, जैसे कोई नंबर लिख दिया, जैसे मैंने 1 अपॉन अगर मैंने लिख दिया 0, यानी डेनोमिनेटर में अगर आपने 0 लिख दिया तो वो चीज क्या होती है, नॉट डिफाइंड। वो चीज क्या होते हैं, नॉट डिफाइंड, या उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं कर सकते, इस नंबर की वैल्यू हम डिफाइंड नहीं दे सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। इसलिए हमेशा कभी भी इसकी डेफिनेशन में q इज नॉट इक्वल टू 0 का कहने का मतलब क्या है, डेनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। डेनोमिनेटर पार्ट जो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसके एग्जांपल और पढ़ लेते हैं साथ में। देखो एग्जांपल जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे 2/3 लिख दिया, 2/3 है। अब देखो नोमिनेटर में कितना है 2 और डेनोमिनेटर में नॉट इक्वल्स टू 0, यानी 2/3 लिख दिया। अब देखो ये भी क्या है, अपने आप में एक रेशनल नंबर है। ये भी अपने आप में क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब देखो बेटा, अगर ये तो आप बड़े इजीली पता लगा पाएंगे कि 2/3 लिख दिया सर ने और ये p बाय q के फॉर्म में लिखा है तो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर मैं आपको लिख दूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया सिंपली 2, अब ये बताओ क्या ये रेशनल नंबर है, क्या ये रेशनल नंबर है, क्या ये p बाय q की फॉर्म में लिखा है, बताओ जरा सोच के। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो कई बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इसमें है ना p वाला पार्ट है, q वाला पार्ट तो है ही नहीं, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। पर ऐसा नहीं है। अगर इस नंबर को हम एनालाइज करें ध्यान से तो इसको अपॉन में 1 लिख सकते हैं, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं बेटा। अगर मैंने इसके अपॉन में 1 लिख दिया, इसके अपॉन में 1 लिख दिया, तो अब ये जो नंबर है रिजल्ट तो हमेशा सेम ही रहेगा, यानी 2 ही रहेगा। रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ये नहीं है कि आपने इसका रिजल्ट ही चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो 1 में किसी नंबर के डिवाइड में लगाऊंगा तो हमेशा वही नंबर मिलेगा जो पहले मिला था, यानी नंबर हमारे पास सेम ही रहेगा, नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो इस नंबर को मैंने क्या लिख दिया, इस 2 को क्या लिख दिया मैंने, p बाय q की फॉर्म में लिख दिया। इस नंबर को क्या लिख दिया मैंने, p बाय q की फॉर्म में लिख दिया। अब देखो वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी एक सिंपल नेचुरल नंबर भी क्या है हमारे पास, एक रेशनल नंबर है। यानी एक सिंपली हमने क्या जाना, यानी कोई भी आपके पास एक सिंपली नेचुरल नंबर या होल नंबर लिखा हो तो भी क्या लिख सकते हैं, हम एक रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको आ गया समझ। अब दूसरा हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर हमने पढ़ लिया, आप क्या पढ़ते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर से जस्ट ऑपोजिट है, या आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं, द नंबर विच इज नॉट रिटन in the form of
P by Q, where Q is not equals to 0, then we can call it irrational नंबर। तो हम उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। कहने की बात क्या है, जिन नंबर्स को विच इज नॉट रिटर्न, इसमें मेन बात क्या है, विच इज नॉट रिटर्न, यानी जो P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे होते, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। अब इसके एग्जांपल, इसको एक फेमस नाम से और भी जानते हैं, इसका एक सेकंड नेम क्या है, इरेशनल नंबर का ही। ये बड़ा ही एग्जाम के अंदर आता है, कई बार आपको है ना इरेशनल नंबर नहीं बोलेगा। मेनली ये जो कॉन्सेप्ट है वो 10th के अंदर आता है, 10th क्लास में आता है। बाकी मैं आपको एक रिवीजन के लिए बता भी देता हूँ, कई बार एग्जाम में पूछ भी लेते हैं डायरेक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है, इरेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, जो नंबर ना तो कभी खत्म हो और ना उनकी डिजिट्स रिपीट हो, तो उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। इसका एक बड़ा फेमस एग्जांपल भी है, जैसे पाई है, इसका बड़ा एक फेमस एग्जांपल है जो कई बार इंटरव्यू में भी पूछते हैं और आपको पता भी होना चाहिए। इसका बड़ा फेमस एग्जांपल क्या है, पाई। पाई इज ए इरेशनल नंबर। कई बच्चे इसको बोलते हैं सर ये इरेशनल नंबर है, नहीं। कई बार बच्चे कहते हैं सर इसकी वैल्यू तो है ना 22/7 होती है। अब इसको है ना मेरे को P बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो सर ये तो इरेशनल नंबर हो गया। नहीं, ये वैल्यू गलत है। पाई की ये कब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, पाई इज टू, मैं जब मैं 22/7 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट क्या है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये इसकी क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, इसकी क्या है, ये अप्रोक्सीमेट, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट। ये इसकी क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, या फिर आपको कई किताब बुक्स में क्या क्या पढ़ते हैं पाई को, पाई इज नियरली इक्वल्स टू 3.14। ये भी क्या इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की, ये क्या है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसलिए पाई जो रेशनल नंबर है उसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए हम पाई को क्या पढ़ते हैं, हम पाई को इरेशनल, पाई को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। यानी इसको जब आप इसको वेरिफिकेशन करने का तरीका क्या है, 22/7 को जब आपने डिवाइड किया तो कभी भी ना तो ये प्रॉपर डिवाइड होगा और हमेशा डिजिट्स जो है वो बनती चली जाएंगी, हमेशा कभी भी खत्म नहीं होगा। ये सुपर कंप्यूटर के ऊपर भी यूज किया गया था और सुपर कंप्यूटर ने भी इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो नहीं निकाल पाया है आज तक। तो पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जितनी भी हम मैथ में यूज करते हैं वो सिंपली कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसकी वैल्यू को 22/7 लिखते हैं या 3.14 लिखते हैं। इसलिए पाई हमेशा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, यानी हमने दो डेफिनेशन पढ़ ली। अब देखो इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं। देखो अब हमने पढ़ लिया रेशनल नंबर्स के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में। अब जो रेशनल नंबर है ना उसको फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है रेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर को तो फर्दर हम क्लासिफाई कर नहीं सकते, तो क्या है, रेशनल नंबर को क्लासिफाई किया हुआ है। देखो दोबारा लिख देता हूं एक बारी, देखो क्या है, रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स जो है उसको फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है। एक तो हमारे पास क्या होता है, इंटीजर्स में, एक क्या है हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर्स या फिर डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर्स या फिर डेसिमल नंबर्स, यानी फर्दर मैंने इंटीजर्स को और फ्रैक्शनल और डेसिमल यानी इसको रेशनल नंबर को 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया, इंटीजर्स में कर दिया और क्या कर दिया, फ्रैक्शनल नंबर या फिर डेसिमल नंबर्स में। इंटीजर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, पहले हम क्या पढ़ते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स। अब फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं, या फिर इसकी अगर डेफिनेशन कोई पूछे तो ये क्या होता है, पार्ट
पार्ट ऑफ whole numbers. पार्ट ऑफ whole number is called फ्रैक्शनल नंबर्स. जो whole numbers का पार्ट होते हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल नंबर्स. अब देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया 1/2. 1/2. अब देखो ये क्या है? एक पार्ट, whole नंबर का पार्ट है, ठीक है. और ये क्या है? इस नंबर को क्या बोलते हैं? ये किसी नंबर की क्या है? फ्रैक्शनल फॉर्म है. ये किसी नंबर की क्या है? फ्रैक्शनल फॉर्म. अब इस नंबर को फर्दर मैं कैसे लिख सकता हूं? अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखना चाहूं, इसको हम पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 0.5 भी लिख सकते हैं. यानी जब मैंने इसको 1 को 2 से डिवाइड किया तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा दिया, 2 5 10 यानी 0.5 आया. अब 0.5 तो आ गया. अब ये देखो ये नंबर इसके इक्वल भी है. अब देखो ये तो किसी नंबर की क्या है? फ्रैक्शनल फॉर्म है. क्या गया? ये किसी नंबर की क्या थी? फ्रैक्शनल फॉर्म. और डेसिमल फॉर्म होने का मतलब क्या है? जब मैंने इस नंबर को पॉइंट की फॉर्म में लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया 0.5, तो ये किसी नंबर की क्या है? डेसिमल फॉर्म. डेसिमल मतलब पॉइंटेड फॉर्म जो होते हैं उसको क्या हम क्या बोलते हैं? डेसिमल फॉर्म. ठीक है. अब देखो ये भी दो टाइप्स के होते हैं. एक तो क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या बोलते हैं उसको? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. एक हमारे पास क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. डेसिमल नंबर्स. एक तो हमारे पास क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और एक दूसरे हमारे पास क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. अब देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? अगर इसको हम पढ़ना चाहें, यानी जिन नंबर्स को डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर, या इसको हम क्या बोलें, इसको थोड़ा सा एक सेकेंड. ये 1/2 था ना? ये क्या था? 1/2 था. इसको क्या बोलते थे? टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग. ठीक है. अब देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? जिन नंबर्स को डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल तो आ जाता है. जिन नंबर्स को डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है, उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होगा? जैसे इसका ऑपोजिट. जिन नंबर्स को डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता है, जिन नंबर्स को डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता है, रिमाइंडर आर मींस रिमाइंडर. आर क्या है यहाँ पर? रिमाइंडर. आर क्या है यहाँ पर? रिमाइंडर. ठीक है. अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है, उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता है, उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. अब इसका एग्जांपल क्या है? जैसे मैंने 1/2 लिखा. अब 1/2 एक बताओ मेरे को, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है? जरा सोच के बताओ. मोस्ट ऑफ बच्चे क्या बोलेंगे? सर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है. नहीं. देखो जैसे मैंने 1 को डिवाइड किया 2 से, अब देखो सीधा तो जाएगा नहीं, तो एक रूल होता है, मैंने पॉइंट लगाया, यहां पर 0 लगा दी. 2 5 जा 10. 2 5 जा 10, यानी एक कंप्लीट डिवाइड हो गया 5 के ऊपर. यानी ये क्या गया? 0.5. ये क्या आया मेरे पास? 0.5. अब ये कैसा नंबर है मेरे पास? टर्मिनेटिंग. अब देखो इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0 के इक्वल आ गया ना. यानी मैंने इस नंबर को डिवाइड किया और रिमाइंडर हमारे पास 0 के इक्वल आ गया, तो ये कैसा नंबर है हमारे पास? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. यानी ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. ये क्या है हमारे पास? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. अब दूसरा हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. अब नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल क्या होगा? वही जैसे मैंने लिख दिया 1/7 लिख दो या 22/7. अब इस नंबर को डिवाइड करोगे, कभी भी हमारे पास है ना रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आएगा. तो ये कैसा एग्जाम्पल है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का. ये कैसा एग्जाम्पल है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का. ठीक है. इतना आगे समझ. अब ये तो क्या था हमारे पास? फ्रैक्शनल और डेसिमल नंबर से कुछ एग्जाम्पल से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से. ये ध्यान से कर लेना, ये आते हैं एग्जाम के अंदर. ठीक है. इस पे डेफिनेशन इन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पे, फ्रैक्शनल पे और डेसिमल पे पक्का क्वेश्चन पूछ लेते हैं. ठीक है. तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से करें. अब दूसरा हमारे पास क्या है? अब देखो हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं. अब देखो इंटीजर्स सबने पढ़े हैं. इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास?
अब मेरे पास कहां से कहां तक वेरी करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यानी हमारे पास इंटीजर्स तो होते हैं बेटा कहां से कहां तक वेरी करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस का इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखो इंटीजर्स जो है वो क्लासिफाई कर रखे हैं, क्या है, एक तो नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर एक बीच में होता है जीरो, और थर्ड वन इज अवर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, थर्ड वन इज अवर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो मेरे को एक बात बताओ आप जरा, मैंने इस जीरो को अलग से लिख दिया, क्यों लिखा बताओ जरा। कई बच्चे हैं ना जीरो को पॉजिटिव में गिन लेते हैं या फिर इसको नेगेटिव में गिन लेते हैं, पर जीरो आपको ध्यान रखना है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसलिए जीरो को हमेशा अलग से लिखा जाता है। कभी भी आप इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो आप जीरो को ना तो पॉजिटिव में लिखेंगे और ना जीरो को कभी भी नेगेटिव के अंदर लिखेंगे। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, जीरो को पॉजिटिव के साथ भी लिखा जा सकता है और जीरो को नेगेटिव के साथ भी लिखा जा सकता है। अब देखो इतना आपने समझ लिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। अब देखो अगर मैं इसको कॉम्बिनेशन बना दूं, यानी नेगेटिव इंटीजर्स का और जीरो का, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो इसके बाद वाला पढ़ते हैं आगे, ये स्लाइड्स आ गई, एक सेकंड। कि अगर मैं फर्दर स्लाइड्स लेना चाहूँ, आपने ये वाला कर लिया, ये शायद आपने उतार लिया हो, तो मैं इसको एक बारी तो अगली स्लाइड्स पे करूं सर। चलो इसके बाद है ना नेक्स्ट जो वीडियो उसके अंदर कंटिन्यू करेंगे, या तक मैंने पढ़ लिया है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स तक, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच बेटा, ओके।